इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। संसद में भी दोनों सदनों इन सब की बात कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मसले तो किनारे रह गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा मामला भी, बड़ी बात जिस पे आरएसएस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अभी जब हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के एक दूसरे शहर में वैसी ही घटना की खबर आ रही है, जो अभी वहाँ हुई थी। घटना नागपुर में हुई थी। खैर, लेकिन इन सब से इतर क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, क्या नहीं, जब तक वो इस कुर्सी पे विराजमान हैं, और जब तक उनका साथ देते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नजर आते हैं, उसके बाद तो परिस्थितियां क्या होंगी ये देखा जाएगा। लेकिन आज की तारीख में जो सियासत है उसमें जो चौतरफा वार है नरेंद्र मोदी के ऊपर, उससे कैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि यहाँ कोई और स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है, और खासकर जो 3 दिनों का आरएसएस का अधिवेशन है उसके जरिए? जी, पहली बात की देखिए, वो जो राष्ट्रपति वाला मामला चल रहा है, देखिए राजनीतिक गलियारों में इसकी खूब चर्चा है कि क्या नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। अलग अलग रीजन है, शकील जी ने उसकी तरफ इशारा किया। नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है 2001 से। उसके पहले का उनका जो पॉलिटिकल करियर था वो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं थे, बीजेपी के फ्रंट लाइन लीडर्स में नहीं थे। वो तो एक पॉलिटिकल क्राइसिस थी गुजरात में, जिसकी समाधान के लिए इनको भेजा गया था। फिर 2002 हो गया, और 2002 के बाद से मोदी जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस बीच कॉर्पोरेट सपोर्ट भी उनके पास है। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती बीजेपी के पास 400 सीटें हो तब भी। वो बेसिक स्ट्रक्चर का मामला है संविधान के, तो रूल आउट होता है। दूसरी बात, प्रेसिडेंट, देखिए बहुत जो अभी कहा कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री के यहाँ तो सीबीआई पहुंच जाती है, वो लीगल इम्यूनिटी चाहते हैं। उनका डर यही है कि ये विपक्ष, और विपक्ष नहीं, बीजेपी और आरएसएस भी नहीं चाहेंगे, वो सबक सिखाना चाहेंगे। तो वो एक डर उनके दिमाग में है। वो कितना वाजिब है कितना नहीं, लेकिन ये डर है, और उसके लिए लीगल इम्यूनिटी चाहिए। भूतपूर्व राष्ट्रपति को भी तमाम मसलों में लीगल इम्यूनिटी रहती है कि उसके यहाँ मर्यादा के तहत ही सीबीआई या ईडी नहीं पहुंच जाएगा। तो एक रीजन जो है ये समझ में आता है कि इस वजह से ये चाहते होंगे। इसकी चर्चा बहुत होती है, वो जब होगा तो हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बात सच है कि 2024 के बाद और अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी का जो ग्रिप है गवर्नेंस में, वो ग्रिप उनका कमजोर हुआ है। उनका एकमात्र सपोर्ट, और जगह कोई सपोर्ट, सारा सपोर्ट बेमानी है। एकमात्र उनको एक छत्र सपोर्ट जो मिलता है वो है कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट ने अपना मीडिया लगा रखा है। जिस दिन उसने नजर फेरी, उस दिन मोदी साहब को 24 घंटा भी मुश्किल होगा। ऐसा मीडिया जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय था, अगर ऐसा मीडिया कॉर्पोरेट लगाता है यहाँ पे अपना, तो मोदी जी के लिए मुश्किलें पैदा होंगी बहुत। 24 घंटा ही बहुत मुश्किल होगा। सारा खेल ही परसेप्शन का खेल है जी। दूसरा कि नीतिगत जो फैसले हुए हैं सरकार चलाने संबंधित, चाहे वो विदेश के मामले हो, चाहे वो डोमेस्टिक फ्रंट पे इकोनॉमिक पॉलिसीज का मामला हो, सब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारों के या पिछली सरकारों के कंटिन्यूस के फैसले हुए। चुनौती अब आ रही है ट्रंप की तरफ से। चीन को भी आपने मैनेज कर लिया, चीन वाले मुद्दे को अपने मीडिया के साथ होने की वजह से, लेकिन ट्रंप की तरफ से चुनौती आ रही, वो रियल चुनौती। 11% टैरिफ का डिफरेंशियल है भारत और अमेरिका में। 2 अप्रैल के बाद से वो 0 हो जाएगा, और जब वो 0 होगा तो भारत के कॉर्पोरेट को पहली बार, जो सरकार होने की वजह से उसको
सरकारी तंत्र के लूट का, पब्लिक प्रॉपर्टी की लूट का जो लाइसेंस मिला हुआ है, वो लाइसेंस में कमी आएगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कॉर्पोरेट कैसा सपोर्ट करता है, क्योंकि कॉर्पोरेट का जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर थे नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका में वो फेल हो गए। कॉर्पोरेट को जो अमेरिका से चाहिए वो नहीं दिलवा पा रहे मोदी। पॉडकास्ट कर दिया, उसके बाद किसी थिंक टैंक का यहाँ पे कॉन्क्लेव हो गया, उसमें बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन उन सब दोनों के पॉडकास्ट और थिंक टैंक के में तुलसी गबार्ड आई, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की यहाँ पे। उसके बाद ट्रंप का इंटरव्यू आया है, फिर उसने कहा है कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल से। स्टील एल्युमिनियम पे ऑलरेडी है, 2 चीजों पे ऑलरेडी प्रोडक्ट वाइज आ चुका है। जो सरकार के तमाम दावे थे कि हम बातचीत में है, सब कुछ ट्रंप ने रूल आउट कर दिया। तो कॉर्पोरेट का जो सोल्यूशन प्रोवाइडर थे, वो सोल्यूशन को अब वो नहीं दे पा रहे। और उसका असर केवल अमेरिका से ट्रेड में नहीं होगा, उसका असर चौतरफा होगा, क्योंकि उसका असर आपकी करेंसी पड़ेगा। करेंसी पे असर पड़ेगा तो हर चीज में असर पड़ेगा। तो इसलिए मोदी जी के सामने ये चुनौती बहुत बड़ी है कि कॉर्पोरेट ने जितना दिल खोल के मोदी जी का सपोर्ट किया, अब वक्त है कि वो कॉर्पोरेट चाह रहा है कि आप हमारे लिए कुछ करो। वहां पे वो विफल नहीं हो पा रहे। सरकारी खजाने की लूट उन्होंने कॉर्पोरेट को दे दी, जो टैक्सेस में छूट होने दी वो दे दी, लेकिन जो उसको विदेशी फंड पे चाहिए उसमें मोदी जी कामयाब नहीं हो पा रहे। वो कॉर्पोरेट को नुकसान है उनके समर्थन का। और दूसरी बात कि अब देखिए, जो एक बात हम लोग करते हैं कि बार बार की इलेक्शन कमीशन का रोल और लेवल प्ले फील्ड कैसे डिस्टर्ब होती है। एक आखिरी बात कह रहा हूँ जी, क्योंकि शुरू में आपने नीतीश कुमार की बात भी की थी। लालू प्रसाद के यहाँ फिर ईडी पहुंच गई, 3 घंटे की पूछताछ हो गई। वही खेल इलेक्शन से 6 महीने पहले सीबीआई ईडी लगाकर, इनकम टैक्स लगाकर लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करना, ये प्रोजेक्ट अब बिहार में चालू हो गया है। टारगेट लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। ये प्रोजेक्ट वहां पे चालू हो गया। अब देखना है कि आगे वो प्रोजेक्ट कैसे चलता है। उसमें इलेक्टोरल रोल का मैनिपुलेशन है, उसमें तमाम चीजें। लेकिन स्टेज 1 जो बीजेपी करती है वो काम उन्होंने शुरू कर दिया कि बिहार में ईडी पहुंच गई है। जी जी, बिल्कुल। लेवल प्लेइंग फील्ड, और इसको लेकर लगातार चर्चा होती है। जब भी चुनाव की बात आती है तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी वक्त अब बिहार से शिफ्ट होंगे, फिर बंगाल की ओर जाएंगे? आखिर क्यों ऐसा? और क्या चुनाव आयोग भी साथ दे रहा है सत्ता पक्ष का? ये क्या हटा दीजिए तो फिर लगता है कि हाँ बिल्कुल। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपसे कि बिहार चुनाव से पहले क्या एक पूरी की पूरी रणनीति तैयार हो रही है? एक तरफ आरएसएस, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, किसानों को जिस ढंग से पंजाब में किया गया, इन सब को अगर देखा जाए बहुत कुछ, फिर इधर डिलिमिटेशन का मामला, सबको ज़रा एक जगह रख के सोचने की कोशिश कीजिए तो क्या दिखाई देता है? देखिए, पहला जो आपने सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग के जरिए ये सब हो रहा है, मैं आपको बहुत प्रमाण के साथ बता रहा हूं। मेरी कल ही बातचीत हुई है। बिहार में वही खेल चल रहा है। अभी तो प्रशांत जी ने जानकारी दी ईडी सीबीआई की, लेकिन वहां पर वोट काटना और वोट जोड़ना ये चल रहा है। हालात ये है कि जो एक बीएलओ है जिससे मैंने बात की, उसकी पत्नी का ही वोट नहीं, उसकी पत्नी का वोट कट गया। इत्तेफाक से वो माइनॉरिटी है, कुछ नहीं कर सकता। गलत लोग। तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, चूंकि मुझे उसकी जानकारी है इसलिए। जी, अब ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए थे, राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अरविंद केजरीवाल जो बोलते रहे दिल्ली चुनाव के पहले, ये सारी परिस्थितियां स्पष्ट रूप से ये कहती हैं कि चुनाव आयोग सब कुछ जानते हुए
वहां वो नहीं है कि आंखें बंद है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और सब कुछ मालूम है। ये हम सब जानते हैं कि वोट जब काटा जाता है तो बाकायदा नोटिस जाती है। चुनाव आयोग मोदी आयोग अगर है। कोई किसी को ऐतराज है तो वो लिख सकता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक तो ये कि चुनाव आयोग बराबर खेल कर रहा है। अब वो आधार से ड्रामा लिंक होगा इलेक्शन। तो उसके अपने अलग Last 10 परिस्थितियां years। होंगी, अलग उसके प्रभाव होंगे। जिस तरह कल राहुल गांधी ने इशारा किया था कि प्राइवेसी लोगों की भी सुरक्षित रहना वो भी जरूरी है। दूसरा, इधर जो और चीजें हैं, डिलिमिटेशन से लेकर के और जो चीजें हैं, वो देश में चारों तरफ वो जो एक आतंककारी सत्ता है, उसमें आप ले लीजिए कि बाबर से निकले तो औरंगजेब तक पहुंच गए और अब औरंगजेब से अचानक मोदी कहने तक। लगे कि नहीं अब इतिहास को जानकर के क्या होगा, इतिहास से क्या होगा। लग रहा कि अचानक हृदय परिवर्तन हो गया। तो हुआ कुछ नहीं। कहीं नौजवान नौकरी न मांगने लगे, किसान अपनी आमदनी की बात न करने लगे, लोग ये ना पूछने लगे कि अच्छे दिन का वादा करके आए थे मोदी जी। अभी तो टैरिफ की बात हो अच्छे रही है। दिन अब की लोग बात पूछे ना नहीं है, कि बुरे काला दिन धन की कहाँ बात गया नहीं है, जो देश आने वाला बर्बाद हो जाएगा। विदेश से भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा था भारत और विश्वगुरु बन रहा था कि आंखों में ही डरा देगा चीन को। और ट्रंप साहब क्या किस खेत की मूली है। अब हो क्या रहा है, इससे भटकाने के लिए सारा खेल जारी है और कई स्तरों पर। देखिए, विपक्ष को इस बात को समझना होगा कि जो विपक्ष का नैरेटिव है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो लोगों के समस्याएं हैं, उनको भटकाने में बीजेपी, सत्ता, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद ये कामयाब होते हुए दिखते हैं। लेकिन अंदर खाने इतना अनरेस्ट है। और आज ही अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने बात की है प्रोफेसर सुखदेव थोराट से। कास्ट सेंसस पर बातचीत है, दलितों के मुद्दे पर बातचीत है, बड़ी गंभीर बातचीत है। मैं अपील करूंगा आपके तमाम दर्शकों से कि उसको जरूर देखें, सुने। वो इंग्लिश में है लेकिन उसका हिंदी वर्जन भी आ रहा है, वहीं पे लिखा हुआ आता है तो समझ सकते हैं। सबटाइटल बहुत स्पष्ट सोच के साथ। तब मैंने संभवतः एक किसी बातचीत में राहुल गांधी को उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना राजनीति में जिससे बचा जाता है, जो बचने की कोशिश होती है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि राहुल गांधी बेहद बौद्धिक ही नहीं, बहुत साहसी राजनेता है। साहसी उस मामले में जो वो कहते रहे हैं कि चाहे हमें चुनावी रूप से नुकसान भी उठाना पड़े, लेकिन मैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए और जो संवैधानिक मूल्य हैं, समता और न्याय के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, उसके लिए हम लड़ते रहे। हालांकि उसमें ये चीज भी बराबर आनी चाहिए जिसका हम लोग बार बार कहते हैं कि ये तभी संभव है जब आप सत्ता में आए। तो एक सत्ता की भूख भी पैदा करना, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं कि आप जब सत्ता बदलेंगे, जब आप सरकार में आएंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग भी सहमत होंगे कि सरकार चलाना और लोगों के हितों की नीतियां बनाना, वो चाहे गांधी फैमिली हो या कांग्रेस पार्टी हो, उससे बेहतर विकल्प इस समय और कोई दूसरा नहीं। आप ये कह सकते हैं कि विपक्ष की राजनीति का उसे अनुभव नहीं, हालांकि 10 साल में राहुल गांधी को हो गया। मोदी एंड कंपनी की समस्या ये है कि इनको सरकार चलाना नहीं आता, डेमोक्रेटिक है ही नहीं। कैसे लोकतंत्र चलता है ये आता ही नहीं। संस्कार वही हजारों सालों वाले हैं और किसके हाथ में वो कंट्रोल है? साहब, नागपुर के आरएसएस के हाथ में है, जो खुद अपने आप में अनडेमोक्रेटिक, पितृसत्तात्मक और क्या क्या मैं कहूं, वो सब है। तो वो कभी सरकार नहीं चला सकते लोगों के हित
की लोक कल्याणकारी कभी नहीं चला सकते। तो वहां फिर कोरोना का एक टीका भी होगा तो थैंक यू मोदी जी बोलना पड़ेगा। मतलब अब मोदी जी के घर से आ रहा है वो कोरोना का टीका, तो आपको बोलना है। ये लोग बारीकी से देख सुन समझ रहे हैं। क्या राहुल गांधी के उस सरकार में रहते हुए जब वो मंत्री भी नहीं थे, यूपीएससी के तमाम फैसलों से लेकर के और इतने सारे उदाहरण मौजूद हैं जहां कहीं राहुल गांधी ने ये नहीं कहा होगा कि ये मैंने कराया है, मैंने किया, मेरी पहल से हुआ। मैंने तो कहीं ये शब्द ही नहीं आता। ये बड़ा फर्क है। और यहां मैं माने मोदी जरा रावण, मोदी लगभग पर्यायवाची हो गए। तो ये जो सामने देश देख रहा है, और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो गहन अंधकार है उसमें घोर तो होगा ही, रात कब तक नहीं। तो वो एक उगता हुआ सूरज और एक ऐसा सूरज जो अब एक तरफ सपने मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ सपना बुना जा रहा है। ये बुनियादी फर्क है मोदी जी और राहुल गांधी। ये जो बुनियादी फर्क है वो बुनियादी फर्क लोग भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और दूसरी संस्थाएं, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, क्या सुप्रीम कोर्ट ये दंगे के पहले औरंगजेब को लेकर के 100 मोटो नहीं ले सकता था जी? कितने 100 मोटो लिए जाते थे। सुप्रीम कोर्ट क्या ये नहीं कह सकता कि ये क्या पागलपन है। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जब ये कह दें कि साहब सर्वे करने में क्या प्रॉब्लम है, तो हो रहा है। और एक कहे कि साहब कास्ट सेंसस करा लीजिए। असली जो होना चाहिए सर्वे देश का, नहीं, सर्वे कहां का होगा? मस्जिदों का, लोगों का सर्वे नहीं होगा, समाज का सर्वे नहीं होगा। ये जो फर्क मैंने कहा ना कि सत्ता में वर्चस्व बनाए रखने का और एक सरकार में पहुंच करके लोक हितकारी, जनहितकारी फैसले और योजनाएं बना करके देश को संवैधानिक मूल्यों की तरफ ले जाना और गांधी, नेहरू, अंबेडकर, भगत सिंह के सपनों को साकार करने की पहल करना एक तरफ ये है, और दूसरा वो सत्ता है जो केवल वर्चस्व बनाए रख करके उस पूरे जो मनुवादी व्यवस्था है उसको फिर से लादना चाहती है। लेकिन मैंने कहा कि अंधेरे के बाद, रात के बाद दिन आता ही है, भोर होगी और जरूर होगी। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। जिस वीडियो के बारे में आप बता रहे थे अभी, आप जब बोल रहे थे तो वो वीडियो दिख रहा था, ये वीडियो है। और इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। और आज 20 मार्च है, 20 मार्च 1927 को उन्होंने याद किया है, और महान सत्याग्रह बाबा साहब अम्बेडकर का, और पानी, और यहाँ से कैसे आगे जीवन बढ़ता है, और इन सब की चर्चा। और डॉक्टर प्रोफेसर थोड़ात के बारे में आप बता ही रहे थे, जिनके साथ अभी ये चर्चा कर रहे हैं। ज़रा मैं कहूँगा अपनी टीम को कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लिख रहे हैं कि 98 साल पहले शुरू हुई हिस्सेदारी की लड़ाई जारी है। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह के जरिए जातिगत भेदभाव को सीधी चुनौती दी थी। ये केवल पानी के अधिकार की नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान की लड़ाई थी। जाने माने शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, दलित विषयों के जानकार और तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण पर बनी अध्ययन समिति के सदस्य प्रोफेसर थोड़ात से इस सत्याग्रह पर के महत्व पर चर्चा की। इस दौरान दलितों की शासन, शिक्षा, नौकरशाही और संसाधनों तक पहुंच के लिए अब भी जारी संघर्ष पर भी हमने विस्तार से बातचीत की। जातिगत जनगणना इसी असमानता की सच्चाई को सामने लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जबकि इसके विरोधी इस सच्चाई को बाहर आने देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहेब का सपना आज भी अधूरा है। उनकी लड़ाई सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि आज की भी लड़ाई है। हम इसे पूरी ताकत से लड़ेंगे। पूरा वीडियो उसके बाद है। और जरा वीडियो के शुरुआती हिस्से को जरा ले आइए स्क्रीन पे। क्या बातचीत चल रही है, इंग्लिश में है लेकिन सबटाइटल हिंदी में है। जरा पूरा ले आइए स्क्रीन पे, पहला शुरुआती हिस्सा। Why are people so much against the caste census? Like, what don't they like about it?
close to 4 lakh cases of discrimination are registered by Dalit, which comes to on an average about 14,000 cases per year. The history of the Dalits, the OBC, tribals, has just been eliminated. Part of the portion of the Manusmriti was burned. So that's the beginning of the civil rights movement. Thank you. तो ये आप पूरा वीडियो सुन सकते हैं, देख सकते हैं राहुल गांधी के चैनल पे, और इसको उन्होंने शेयर किया है प्रोफेसर थोड़ात के साथ बातचीत। कौन है प्रोफेसर थोड़ात, वो उनके ट्वीट में आपने देख लिया, पढ़ लिया, जिसको मैं बता रहा था। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जाति आधारित जनगणना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, इन सब का जिक्र और इन सब की चिंता यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम दूसरे दलों के लोग भी, नेता भी इस बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी राजनीति अलग है, और उन पे हम अभी पिछले सवा घंटे से चर्चा कर रहे हैं। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी क्लोजिंग कमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो वीडियो है, अगर पूरा नहीं देखे होंगे तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन इस वीडियो के जरिए आप देखिए कि एक अलग दिशा में राहुल गांधी की राजनीति चलती है, पैरेलली नरेंद्र मोदी की राजनीति रिवर्स गियर में दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप, जबकि उधर आरएसएस की बैठक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं, और इधर राहुल गांधी एक अलग ही दिशा में जाते हुए? राजीव जी, पिछले 12 साल में इस देश के लोगों का अनुमान है कि इस देश की सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो कहते हैं उस पर चलते हैं, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। अगर उन्होंने कोई बात कही तो ये निश्चित मानिए कि वो उसका विपरीत ही करने वाले। और राहुल गांधी ने जो बात कही ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इस पूरे पॉडकास्ट में जो बातें कही उन्होंने, दलितों को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो चिंता जताई थी वो अभी भी अब वो चिंता अभी भी वाजिब लगती है। 91 साल बाद भी 100 साल होने वाले हैं, वो बात पूरी नहीं हुई जो चाहते थे बाबा साहब। और मुझे तो कई बार ये लगता है राजीव जी कि बाबा साहब अम्बेडकर को ही इस देश को जितना मान देना चाहिए, इस देश ने उन्हें उतना मान दिया ही नहीं। संविधान जिस तरह इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने, खासकर बीजेपी की सरकार ने महात्मा गांधी को एक स्वच्छता से जोड़ दिया, उनके चश्मे का इस्तेमाल किया, उसी तरह वो बाबा साहब आम्बेडकर का भी उपयोग कर रही है उनकी योजनाओं को लेकर। बाबा साहब के मूल सिद्धांतों को लेकर, समानता की बात को लेकर ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। न महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान दे रही है, न किसानों पर ध्यान दे रही है। जो बाबा साहब ने पहली बार, वो विश्वविख्यात अर्थशास्त्री थे, यहाँ तक कि ब्रिटिश हुकूमत उनकी राय लिया करती थी कि हम क्या करें। जब ब्रिटिश हुकूमत आर्थिक संकट में फंसी तब उन्होंने बाबा साहब की मदद ली। तो बाबा साहब ने जब आजादी के बाद जो बातें कही थी, अगर वो बातें भारत ने मान ली होती, हमारे नेताओं ने मान ली होती, तो आज भारत एक अलग ही देश होता दुनिया में, इसमें कोई दो मत नहीं। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक शिक्षा शास्त्री के रूप में हमने बाबा साहब का मूल्यांकन अभी तक नहीं किया है। और ये जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी कि बाबा साहब, जो ट्वीट में भी उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो चिराग जलाया था उस चिराग को की रोशनी आगे तक ले जाने की जरूरत है, तो ये बात बहुत मौजूद है। और हम बाबा साहब को कितना याद करते हैं, कितना उनको श्रद्धांजलि के रूप में दे सकते हैं, वास्तव में उनके विचारों को ये देखने वाली बात होगी। अभी मुझे लगता है कि ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता बाबा साहब आम्बेडकर के सिद्धांत ही बने हुए हैं। इस सरकार को लगता है कैसे बाबा साहब की बातों को दरकिनार किया जाए और अपनी सरकार को आगे बढ़ाया जाए। राजीव जी, बिल्कुल बहुत कुछ है। आने वाले समय में देश की सियासत और उसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा और वो तो रहेगी ही, लेकिन ध्यान रखिए, नज़रें गड़ाए रखिए उधर सुप्रीम कोर्ट पे भी, इलेक्शन कमीशन पे भी, सत्ता पक्ष पे भी और साथ साथ विपक्ष पे भी। आपको सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर चल क्या रहा है। उधर बिहार की सियासत जो है वो भी तेज़ होती जा रही है। आज ही आपने देखा, सियासी खेल तो नहीं है ये, लेकिन वहाँ पर खासकर जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो खींचतान है
वो और उभर कर सामने दिखाई देने लगे तो आप समझिए कि अब वहाँ चुनाव और उसमें भी ईडी का मामला जिस ढंग से बिल्कुल सामने है, उससे भी समझ में आता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फिर से अब देने की जो जुगत होनी चाहिए उससे बाहर रखा जा रहा है विपक्ष को। चलिए खैर, इस चर्चा को यही समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत कॉर्पोरेट द मीडिया control for government and EVM scam, CBI, ED, वो लोग है सब गलत है। इलेक्शन कमीशन वो गलत है, वो देश को बर्बाद करेगा। देश को आगे लाने का, डेमोक्रेसी लाने का है तो पहले ऑल EVM थ्रू डीप सी दरिया में फेंक दो और बैलेट पेपर से इलेक्शन कर दो, सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन EVM चलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। प्रमेय इति सिद्धम।